तो अगर हम बात करें न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हेल्थ के बारे में होते हैं या रिलेशनशिप के बारे में होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, तो ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसा कि आपने लॉकडाउन के केस में भी देखा होगा कि जब 3 महीने के लॉकडाउन हुआ, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गए, सारे ऑफिस बंद हो गए, तो लोगों को अपने घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए हमें फ्यूचर में कभी ऐसी प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान रखना और अपने लिए एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज हम बात करेंगे 5 ऐसे फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस के लिए जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को एंश्योर करने के लिए इस न्यू ईयर में बनाने मोस्ट ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं हूं प्रशांत शर्मा और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो रेजोल्यूशन है वो आता है सफिशिएंट इमरजेंसी फंड, यानी कि हमारे पास कुछ पैसा इमरजेंसी फंड के अंदर अवेलेबल होना चाहिए कि मान लीजिए अचानक से किसी की कोई नौकरी चली जाए या किसी की तबीयत खराब हो जाए और वो ऑफिस ना जा पाए, तो हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम आराम से अपने खर्चे चला सकें। और जो पैसा है वो कम से कम 6 महीने खर्चे का हमारे पास आइडियली होना चाहिए। और इस पैसे के अंदर सारे ही खर्चे आने चाहिए, मतलब हमारे डेली एक्सपेंसेस, अगर हमारी ईएमआई चल रही है तो ईएमआई, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम जाने हैं तो वो प्रीमियम, ये सारी चीजें इसमें कवर होनी चाहिए, तभी हम इसको सफिशिएंट इमरजेंसी फंड मानेंगे। क्योंकि अगर किसी के पास इमरजेंसी फंड अवेलेबल नहीं होगा तो उसको तमाम तरह की प्रॉब्लम आएंगी। वो अपने घर की ईएमआई नहीं पे कर पाएंगे, या मान लीजिए किसी ने कुछ पैसा रखा हुआ अलग किसी अपने ज़रूरी काम के लिए, कोई बच्चे की एजुकेशन के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट कई बार उनको रिडीम करने पड़ जाते हैं या हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ जाता है। तो अगर हम पहले से अपने पास इमरजेंसी फंड रखेंगे तो इस तरह की सिचुएशन में हम आराम से पार कर जाएंगे और हमें कोई भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कोई भी हमें अपने अननेसेसरी फंड्स को निकाल के यूज नहीं करना पड़ेगा। और ये जो हमारे इमरजेंसी फंड हैं, ये हमें कभी भी इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड हो या जहाँ से पैसा निकालने के लिए हमें कोई चार्जेस पे करने पड़े, क्योंकि इमरजेंसी आएगी कब आएगी हमें पता नहीं है। तो जनरली हमारे जो पैसे हैं ये सेविंग अकाउंट में होने चाहिए, या ज़्यादा हम थोड़े बहुत एफडी में कर सकते हैं कि हमें ज़रूरत पड़े तो हम जाके उसको रिडीम कर सकें और कोई भी चार्जेस वगैरह हमें ना पे करने पड़े। और दूसरा रेजोल्यूशन आता है अ सॉलिड फाइनेंशियल प्लान, यानी कि हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए जिससे कि हमारी हेल्प हो सके उन गोल्स को पूरा करने के लिए। इसके लिए पहले हमें यह हिसाब लगाना होगा कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स कौन कौन से हैं, जैसे किसी की रिटायरमेंट हो सकती है या किसी बच्चे की एजुकेशन है या मैरिज वगैरह। इसके लिए हमें यह हिसाब लगाना होगा कि आज हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है उस गोल को पूरा करने के लिए, और हमें कितना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा उस गोल को पूरा करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे की एजुकेशन करानी है, तो आज बच्चे की एज कितनी है, कितने साल बाद हमें उसको हायर एजुकेशन के लिए भेजना है और कितने पैसों की हमें रिक्वायरमेंट होगी। और जब हम ये हिसाब लगाएंगे तो साथ साथ हम ये भी हिसाब लगाएंगे कि इन्फ्लेशन कितनी चल रही है, क्योंकि साल दर साल हर चीज़ों के दाम बढ़ते जाते हैं, तो उसको भी हमें कंसीडर करके चलना है। तो जब हम ये सारा हिसाब लगा लेते हैं कि हमें कितना पैसा कितने समय बाद चाहिए, तो हम आराम से किसी भी ऑनलाइन एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू ये हिसाब लगा सकते हैं कि हमें मंथली कंट्रीब्यूशन कितना करना पड़ेगा उस गोल को पूरा करने के लिए। और फिर एक फाइनेंशियल प्लान के थ्रू हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट मिलेंगे उसको एक सही डायरेक्शन मिलेगी, और साथ साथ हम अपने लिए स्ट्रैटेजी ये भी बना सकते हैं कि कितना फंड हमें जो है रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से किस किस चीज़ों में रखना है, यानी कि अपने फंड को डाइवर्सिफाई करना है, जिससे कि रिस्क और रिवार्ड को हम बैलेंस कर सकें कि हमें म्यूचुअल फंड में कितना पैसा डालना है, हमें डेट फंड में कितना डालना है। इस तरह की सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो तीसरा रेजोल्यूशन है एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं वो हमारे इन्वेस्टर्स को ये फैसिलिटी देते हैं कि आप मंथली या क्वार्टरली कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो लोग नए हैं और कम पैसों से शुरुआत करना चाहते हैं वो भी इसके थ्रू आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी जनरली 500,000 के मिनिमम अमाउंट से भी शुरू हो सकती है, और आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके अपने फंड को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं।
प्लस इसका एक और फायदा है कि हमें कभी भी मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती कि कब मार्केट महंगी है, कब मार्केट सस्ती है, कब इन्वेस्ट करें, कब ना करें। क्योंकि जब हम मंथली के मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो कभी मार्केट ऊपर होती है, कभी मार्केट नीचे होती है, तो एसआईपी के अंदर लंबे समय में हमें एक एवरेज रिटर्न मिलती जाती है। कुछ पैसा हमारा हायर मार्केट में लगता है, कुछ पैसा हमारा लोअर मार्केट में लगता है, तो इस तरह से हमें बहुत अच्छा एक रिटर्न इसमें मिल सकता है। क्योंकि अगर हम पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी के पास है, तो बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि आज मार्केट महंगी है या सस्ती है, तब हम इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन एसआईपी कभी भी शुरू की जा सकती है और आराम से हम इसके थ्रू अपने लिए कुछ वेल्थ, कुछ पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो चौथा रेजोल्यूशन है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग क्रेडिट स्कोर। आज की डेट में क्रेडिट स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी सारे बैंक हैं वो लोन देने से पहले या क्रेडिट कार्ड देने से पहले आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करते हैं। और जिन लोगों का अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है उनको लोन भी आसानी से मिलता है, और कुछ बैंक तो ऐसे हैं कि अच्छे क्रेडिट स्कोर के ऊपर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी लोन दे देते हैं। तो इसलिए अगर हम अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करके रखते हैं तो कभी भी अगर फ्यूचर में हमें लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हमें लोन भी आसानी से मिल जाएगा और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में, और हमें इसका जरूर 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 ध्यान रखना चाहिए। और पांचवा रेजोल्यूशन है परचेज एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर, यानी कि हमें अच्छे से इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। ज्यादातर लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि लोग मनी बैक पॉलिसीज में पैसे लगा देते हैं, एंडोमेंट पॉलिसीज में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, और उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि ना तो उनको प्रॉपर लाइफ कवर मिलता है और ना ही उनको उनके पैसे पर कुछ खास रिटर्न मिलती है। अगर हम बात करें लाइफ कवर की, तो आइडियली किसी भी आदमी के हिसाब से उसका जो लाइफ कवर का अमाउंट है वो उसकी एनुअल इनकम का 10 से 15 गुना होना चाहिए। यानी कि कोई बंदा अगर साल के 4 लाख रुपए महीने कमाता है तो 40 से 50 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। और इसके लिए जो सबसे अच्छे प्लान हैं वो है टर्म इंश्योरेंस के, जो हमें काफी कम प्रीमियम से काफी अच्छा अमाउंट हमें इंश्योरेंस का कवर वो पे करते हैं। कि मान लीजिए अगर किसी बंदे को कुछ हो गया तो कम से कम इतना पैसा तो मिले कि उसकी जो पीछे की फैमिली है वो 10-15 साल उस पैसे से सरवाइव कर सके। और लाइफ कवर के साथ साथ हमारे पास प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। तो चाहे हम कितने भी इन्वेस्टमेंट कर दें, लेकिन जब मेडिकल इमरजेंसी आती है तो कहीं से भी पैसा लाके देना पड़ता है, क्योंकि बंदे की जान बचानी इंपॉर्टेंट होती है। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बीमारी से बचने के लिए कई बार अपना घर बेचना पड़ जाता है, जेवर बेचने पड़ जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है। इसके लिए हम पहले से अच्छे से हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना और महंगा होता जा रहा है। तो अगर हमारे पास प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी एसेट्स को शील्ड कर पाएंगे, अपने पैसे को ढंग से सिक्योर करके रख पाएंगे। तो इस तरह से ये सारे ही फाइनेंशियल रेजोल्यूशन हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा और इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। इसलिए अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।